चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले सेशन में कहाँ तक ऑब्जेक्टिव कर लिए थे? 11 तक हो गया था प्रीवियस ईयर में। आज हम लोग 11 से आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी हमने पिछले सेशन में आपको कराए थे उसको आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम आगे 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको ध्यान से देखिए। करा कि द सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज कॉल्ड। मतलब उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन शो करता है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या करा है, हिंदी में पढ़ लीजिए। वह विलयन जो रॉल्स के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, रॉल्स एक साइंटिस्ट थे, आपको पिछले क्लास में भी हम डिस्कस करके बताए थे कि रॉल्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने विलयन के बारे में यानी सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको रॉल्स लॉ के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ये 5 नंबर में भी इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछा है, रॉल्स लॉ, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रॉल्स ने बताया क्या था। तो हमको ये याद रखना है कि सर रॉल्स का जो लॉ था, रॉल्स, ध्यान दीजिएगा, रॉल्स ने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए उसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी। एक सॉल्यूशन है और इसमें कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। मान लीजिए एक इसमें सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूट है, या बोल सकते हैं कोई भी 2 कंपोनेंट है। अगर इसको हम हीट करेंगे यहां से, अगर इसको यहां से हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म करने के बाद अगर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अगर है, तो गर्म करने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर, ये वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो रॉल्स ने जो वेपर में कन्वर्ट करेगा कोई भी लिक्विड, तो उसके लिए रॉल्स ने एक नियम दिया था कि उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इसके बारे में रॉल्स ने बताया था, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है, तो इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, XA है, ठीक है ना। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो PA इक्वल टू मैंने बताया था P0A इंटू कौन सा, XA। मतलब इस कंपोनेंट का ए का वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो P0A इंटू XA के बराबर होगा। और सर हम पूछेंगे कि P0A है क्या, तो कहेंगे सर ये P0A है ना, ए का ही वेपर प्रेशर है, लेकिन उस समय का वेपर प्रेशर है जिस समय वो प्योर फॉर्म में रहता है। यानी वाटर जब प्योर रहेगा उस समय के वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे P0, नीचे वाटर लिख दीजिए। और जिस समय मान लीजिए वाटर है उसके साथ मिल्क को ऐड कर दिए, उस समय जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा या जो भी वेपर बनेगा, उस समय के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। जो 2 कंपोनेंट के साथ है तो पार्शियल बोलेंगे, और सिंगल रहेगा तो प्योर वेपर प्रेशर बोलेंगे। और प्योर वेपर प्रेशर किसका हो गया, ए का हो गया। तो बहुत सिंपल सीधा याद रखिए कि रॉल्स ने बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट ए है, इसका अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो कहेंगे सर ये इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A इंटू XA के बराबर होगा। अगर इस सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, कहेंगे सर तो एक बी भी है, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर PB जो होगा वो बराबर होगा P0B इंटू किसके बराबर होगा, XB के बराबर होगा। कहेंगे सर ये रॉल्स का लॉ है। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसा भी हुआ जो रॉल्स के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। कि रॉल्स जो कह रहा था, रॉल्स क्या कह रहा था कि पार्शियल प्रेशर PA जो है P0A इंटू XA के बराबर होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन इसके बराबर नहीं था। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हुए सर, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन थे जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर जितना रॉल्स कह रहा था, रॉल्स कितना कह रहा था, P0A इंटू XA, इसी के मल्टीपल के बराबर था। यानी P0A प्योर वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। लेकिन कुछ ऐसा था जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसके बराबर नहीं था। कुछ सॉल्यूशन में तब नहीं होगा तो 2 कंडीशन होगा, या तो रॉल्स कह रहा है उससे ज्यादा होगा, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर का मान ज्यादा हो जाएगा, किससे, P0A इंटू किससे, P0A इंटू किससे, XA से। और नहीं तो दूसरा कंडीशन होगा कि PA का मान कम हो जाएगा, किससे, P0A इंटू किससे, XA से। या तो ज्यादा होगा और नहीं तो कम होगा, 2 ही कंडीशन होगा। तो अगर ज्यादा हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ज्यादा हो गया समझ जाएंगे पॉजिटिव हो रहा है। कहेंगे सर अगर ज्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। कहेंगे सर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी धनात्मक, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं धनात्मक विचलन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जितना रॉल्स कह रहा है उससे अगर कम हो गया तो उसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन, जिसको निगेटिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन बोलते हैं। ये रॉल्स का लॉ है। तो जो रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है, अब यहां ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा, जो रॉल्स के लॉ को फॉलो करता है यानी जिसका पार्शियल प्रेशर P0A इंटू XA के बराबर है,
उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स के नियम को फॉलो करता है, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स के बराबर होता है। और जो फॉलो नहीं करता है उसको, जैसे नहीं कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन को, जो रॉल्स के नियम का पालन नहीं करता है, जो रॉल्स के नियम को फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए आपके लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। आपको आइडियल नॉन आइडियल पूछेगा, फिर भी बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, कि जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, उसको आइडियल बोलेंगे, नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल बोलते हैं। अगर फॉलो करता है, अगर फॉलो करता है तो क्या कंडीशन है, फॉलो करेगा तो कहेंगे पी ए के मान पी नॉट इंटू एक्स के बराबर होगा, और नहीं करेगा तो बराबर नहीं होगा। नहीं होगा तो दो ही बात है, अगर बराबर नहीं है तो दो ही बात है, अगर ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो जाएगा तो निगेटिव डेविएशन। ठीक है, इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में कहेंगे जो रॉल्स नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, नॉन आइडियल। कहेंगे सर नॉन आइडियल जी होता है वही क्या करता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन करता है। ये नॉन आइडियल है, एक धनात्मक और ऋणात्मक विचलन करेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग आइडियल, नॉन आइडियल और रॉल्स लॉ के बारे में भी जान गए। आप केयरफुली ध्यान से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.1 ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 MgCl2 के विलयन के हिमांक का अवनमन है। अच्छा क्या होगा, देखिए दो विलयन दिया हुआ है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं, एकदम शांति से देखिए। कह रहा है इन कंपेरिजन ऑफ कितना है, 0.01 m। एक सॉल्यूशन यहां पर है, दूसरा सॉल्यूशन है 0.01 m MgCl2। MgCl2। अब इन दोनों में कंपेरिजन करके बताना है कि किसका हिमांक क्या है, हिमांक अवनमन, या बोल सकते हैं कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, से बताने के। तो पहले आपको ये ध्यान देना है सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले इसको समझेंगे। तो कहेंगे सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार थे, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थे। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये था। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो वहां पर लिखा हुआ है। और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कहेंगे सर ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग बोलते किसको है, पहले ये जानेंगे किसको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो कहेंगे सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, ये अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर डिपेंड्स नहीं करता है। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड्स करता है। किस पर डिपेंड्स करता है, कंसंट्रेशन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर डिपेंड्स नहीं करता है, इसका नेचर। तो कहेंगे इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 m है, इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 m है। तो अब हमको संख्या देखना पड़ेगा। ये ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, MgCl2 है। तो ये कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल, इसको आयोनाइज नहीं होगा, ये सिंगल पार्टिकल है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, ये सॉल्यूशन में टूटेगा नहीं, ये सिंगल पार्टिकल है और सिंगल रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आप MgCl2 की बात कीजिएगा तो आप बचपन से रेडिकल पढ़ते आ रहे हैं, सर Mg पर कितना चार्ज होता है, तो कहेंगे सर Mg पर 2 प्लस होता है। और क्या वो Cl है, 2 गो, तो एक Cl पर 1 माइनस होगा, 2 Cl है 2 माइनस होगा। तो अगर यह नंबर ऑफ पार्टिकल की हम बात करेंगे MgCl में 2 में आयोनाइज होने के बाद, तो 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा सर। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 3 हो गया। और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा उसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो,
चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो और ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ये सॉल्यूट के नंबर्स पर डिपेंड्स करता है। और नंबर्स की बात करेंगे, जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो 3 पार्टिकल में या 3 आयंस में डिसोसिएट होगा 3, जबकि ये कोई आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। C6 है और H12O6 कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है। ये सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है, आयन में कन्वर्ट नहीं करता है, और ये कन्वर्ट होगा तो 3 पार्टिकल्स आएगा। इसलिए जिसका पार्टिकल्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, उतना टाइम्स ज्यादा क्या हो जाएगा, इसका कोलगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। चाहे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो या चारों में से कोई भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर विलियन का हिमांक में अवनमन कर रहा है, जिसको इंग्लिश होते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहेंगे कितना टाइम्स हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसमें एक ही पार्टिकल होगा, उसमें 3 होगा। इसका 1 है और इसका कितना है, 3 है, तो कहेंगे इससे कितना गुना ज्यादा है, कितना टाइम्स ज्यादा है, सर 3 गुना ज्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा अबाउट कौन सा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा हम तेजी से करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ बोर्ड पर, ये था क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक से पढ़िए। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलगेटिव प्रॉपर्टी, कौन इसमें कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। कहेंगे सर कोलगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अभी डिस्कस किया है, कौन होता है, 4 कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है आपको हम बताएं। पहला कौन था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कौन सा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कौन था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों इंपॉर्टेंट इतने हैं, इसमें से एक ना एक फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में आपको आना है, तो आप इन चारों को अच्छे से कंप्लीट भी कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ हम बताते भी चल रहे हैं, और आपको बता दें इसके बाद हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं उसको हम सब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप धैर्य बना के देखते चलिए। करा कि इनमें से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कौन सा कोलगेटिव प्रॉपर्टी है, तो विस्कोसिटी है, सरफेस टेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ही जान रहे हैं कि सर 4 लिखे थे, इसमें कौन आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। और एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहीं पर आप लिखना चाहते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। उसके बाद एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट होता है। उसके बाद एक आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और चौथा कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो 4 याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऑस्मोटिक प्रेशर को ना लिखे, हो सकता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख दे, या एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट लिख दे, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख दे। इन चारों को आप माइंड में रखिए कि सर ये चारों कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कोलगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लेके चलना है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिएगा, करा कि द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन ऑफ कौन सा, कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है ना। कैल्शियम नाइट्रेट में पूछ रहा है कितना इसका वैल्यू है, वेंट ऑफ फैक्टर का गुणांक कितना होता है, तो कितना गुणांक होगा। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट है ना, ध्यान दीजिएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। कैल्शियम क्या है, नाइट्रेट है। अब इसको डिकम्पोज करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास में भी कराए हैं कि सर इसको रेडिकल में जब कन्वर्ट करते हैं, जब इसको आयोनाइज करते हैं, सर कैल्शियम पर 2 प्लस हो जाता है, नाइट्रेट 2 आयन है, तो NO3 माइनस और NO3 माइनस, इन 2 NO3 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 NO3 माइनस। अब ध्यान से देखिए, जब इसको डिसोसिएट कर रहे हैं तो कितने आयन्स में कन्वर्ट कर रहा है, कहेंगे सर 1 कैल्शियम है और 2 कौन है, नाइट्रेट है। 2 कौन सा है, नाइट्रेट है। तो टोटल पार्टिकल की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर बात करेंगे, सर इसमें कितना पार्टिकल हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर इसमें आपसे बात किया जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा ये इसी का गुणक होगा, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा उसी का गुणक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जितना इसमें पार्टिकल्स रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल उसी का गुणक होगा। 3 पार्टिकल है किसी का, मान लीजिए NaNO3 दिया, NaCl दिया जाता तब क्या होता, तो कहते हैं NaCl दिया हुआ, तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो सर Na प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल को आप N से डिनोट कर सकते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 2 है, तो वेंट ऑफ फैक्टर 2 का गुणक होगा। या किसी को तोड़ दिया और भी कोई लिख सकते हैं, जैसे पोटेशियम फॉस्फेट K2 K3 ले लीजिए, K3PO4 ले लीजिए, K3 और PO4 ले जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इसको डिसोसिएट करेंगे तो 3K प्लस आ जाएगा और 1 PO4 फॉस्फेट आयन आ जाएगा। याद रखिएगा ये रेडिकल होता है, फॉस्फेट बोलते हैं, 3 माइनस होता है, तो 3 गो K प्लस 1 गो फॉस्फेट, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 का गुणक बोलते हैं। तो किसी का बोल सकता है यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट था, तो कहेंगे सर 3 का गुणक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तरह के पहाड़ों पर जल का कथनांक कम होता है क्यों, द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन ड्यू टू, किसके कारण होता है, जब जितना, 2 बातें समझते हैं हम लोग।
दो बातें से हम लोग क्लियर करते हैं। अगर वाटर में बात करेंगे ना, ये अगर वाटर है, अगर वाटर में अगर हम लोग बात करते हैं तो पानी के गहराई में, यानी वाटर के गहराई में जितना आप नीचे जाइएगा, जितना आप नीचे जाइएगा वाटर गहराई में, उतना प्रेशर ज्यादा बढ़ते चला जाता है आपके ऊपर या नाव के ऊपर या कोई पनडुब्बी है। जितना पानी के नीचे जाइएगा दबाव बढ़ेगा, पूरा पानी का भार जो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो कहेंगे सर पानी का जो दाब है नीचे की तरफ बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। और जितना ऊपर में जाइएगा वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होते चला जाता है, दाब कम होते चला जाता है, ठीक है। नीचे दाब बढ़ता है, ऊपर दाब कम होते चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर ताप नहीं, वहां पर दाब बोल सकते हैं, प्रेशर इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है ऊपर में कम हो जाता है। तो ऊपर में दाब कम हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर जल्दी उबलने लगता है। मतलब दाब कम होने के कारण पानी जल्दी उबलने लगता है, तो वहाँ पानी उबलने में भी दिक्कत होता है। और नीचे में दाब क्या होता है, बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। बस याद रखिए, सिंपली याद रखिएगा, वाटर से आपको याद रहेगा कि सर वाटर के जितना नीचे जाएंगे दाब बढ़ते जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे दाब घटते जाएगा, प्रेशर घटते जाएगा। उसी कारण वॉल्यूम पॉइंट क्या होता है, इफेक्टेड होता है और वॉल्यूम पॉइंट कम हो जाता है। तो आपका ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। निम्न विलयन में से कौन सा अनुसंख्यक गुण है, यानी कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पीछे हम डिस्कस किए हैं कि सर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, 4 होता है, आपको भी मालूम है, बताए थे। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कौन था, पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था, दूसरा था एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 10 बार लिखेंगे, जब तक याद नहीं होगा तब तक लिखते रहेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा पूरा लिखेंगे, आप भी लिखते चलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में था ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर। इतना बार लिखेंगे कि याद नहीं रहेगा, कितना बार लिखें, इतना बार लिखेंगे जिनको पता नहीं इसको कितना बार लिख दिए, तब जाके याद रहेगा। जब याद रहेगा तो क्वेश्चन भी सही से बनेगा। चाहे इतना बार पढ़िए कि पता नहीं इसको कितना बार रिवीजन किए हैं, तब जाके सक्सेस मिलेगा। इसलिए इसको पढ़ते जाइए, 4 बार 5 बार जितना बार होता है उसको लिखते जाएंगे। कहेंगे सर ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, आप किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कौन दिख रहा है, तो ऑस्मोसिस दिख रहा है, सरफेस टेंशन, उसका कहा कंडक्टिविटी और हाफ लाइफ। तो कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी ऑस्मेटिक प्रेशर से ऑस्मोसिस आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बताइए फार्मूला क्या होता है, हम चारों फार्मूला यहाँ पर आपको लिख देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 4 था, फार्मूला भी आपको 4 होगा, हम चारों फार्मूला का आपको लिख देते हैं। पहला फार्मूला क्या था, ध्यान दीजिए, पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या फार्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो कहेंगे सर डेल पी अपॉन कौन सा, पी नॉट ए इक्वल टू कौन सा, एक्स बी। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला होता है। और डेल पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर है, डेल पी बराबर होता है, आप लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस कौन सा, पी ए। अब पी नॉट ए माइनस पी ए को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपको हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला। नीचे हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट ए के बारे में बताएं कि पी नॉट ए क्या होता है, तो कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म में जो वेपर होगा या प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसी को हम लोग पी नॉट ए से डिनोट करते हैं। एक्स बी क्या है, तो कहेंगे सर एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, बी का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट का है, थोड़ा इसको और बड़ा कहते हैं, बी का मतलब किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ किसका, वेपर प्रेशर का। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका जो था ये इस पर ही आ गया, तो यहां से
दूसरा आपको आता है कौन सा, एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, इसका फॉर्मूला था डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू कौन सा एम, एम क्या था यहाँ पर मोलैलिटी होता है, और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम, इन दोनों का डेरिवेशन भी बराबर होता है, और डेरिवेशन बराबर होने के साथ साथ सब चीज बराबर है, एक का डेरिवेशन अगर कंप्लीट कर लेता है तो अगर आप एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, इसको भी हम डेरिवेट करके यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, चौथा ऑस्मेटिक प्रेशर, तो वही तो ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में आपको बता रहे थे, तो ऑस्मेटिक प्रेशर जो 4 नंबर आता है वो होता है पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी होता है, और यहाँ पर कौन दिया है ये रहा पी का मतलब पाई इक्वल टू सी आर टी, आपको यही ऑस्मेटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये चारों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डेल पी अपन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, ये पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है जो लिखे थे लिख लीजिएगा, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केबी इंटू एम होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ के एफ इंटू एम होता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है सी आर टी होता है। चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि अभी आपको क्या पूछ दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट परासरण दाब पूछा है, अगली बार हो सकता है कि डेल टीवी वाला पूछ दे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दे, कोई पूछ सकता है। ऑस्मेटिक प्रेशर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में यही चेंज करके आएगा, तो आपको ध्यान रखना कि एक ऑब्जेक्टिव के उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको भी आपको यहाँ बताते चल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव पर और भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो चार और बन सकता है, जो और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, बाई सेमीपेरियल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, किसको पास कर, ठीक है, अर्ध पारगम झिल्ली बोलते हैं, प्रसरण से क्रिया से निकल पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं कि सर ये सेमीपेरियल मेम्ब्रेन होता क्या है, सेमीपेरियल मेम्ब्रेन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको एसपीएम बोल सकते हैं या सेमीपेरियल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, आप इसको एसपीएम, एस से सेमी, पी से पेरियल, एम से मेम्ब्रेन, कहेंगे सर ये सेमीपेरियल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो कहेंगे सेमीपेरियल मेम्ब्रेन एक छन्ना की तरह वर्क करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन समझ रहे हैं ना, जैसे चाय पत्ती को आप छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रहता है और चाय का आता है जो लिक्विड रहता है वो नीचे आ जाता है, तो वो जो चाय पत्ती का छन्ना हुआ वो सेमीपेरियल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करता है, उसमें चाय पत्ती सॉल्यूट था जो अलग हो गया, और वो लिक्विड जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, वो पास कर गया। तो बस सेम फंक्शन सेमीपेरियल मेम्ब्रेन का भी होता है। सेमीपेरियल मेम्ब्रेन एक ऐसा बाउंड्री होता है, सेमीपेरियल मेम्ब्रेन एक ऐसा बाउंड्री होता है कि मान लीजिए इस साइड में अगर सॉल्वेंट है, वाटर है, मान लीजिए इस साइड में अगर सॉल्वेंट है, हम एक दीवार बना के आपको बता देते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ठीक से इसको समझिएगा, कहेंगे सर इस साइड में मान लीजिए अगर वाटर है, इस वाटर में कुछ क्या है सॉलिड पार्टिकल है, मिट्टी है, सॉइल है या कंकर है, कुछ इसमें मिला हुआ है, और बीच में क्या लगा हुआ है सेमीपेरियल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, कहेंगे सर बीच में सेमीपेरियल मेम्ब्रेन जो लगा हुआ है एक जाली की तरह वर्क करता है सेमीपेरियल मेम्ब्रेन। अब इससे यहाँ पर प्रेशर दोनों लगाएगा, सॉल्यूट भी लगाएगा और सॉल्वेंट भी लगाएगा, लेकिन सेमीपेरियल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, इस साइड सिर्फ आपको वाटर मिलेगा, इस साइड सिर्फ क्या मिलेगा आपको, कहेंगे सर इस साइड सिर्फ हमको वाटर मिलेगा, जबकि इस साइड में क्या था, तो कहेंगे सर इस साइड में वाटर भी था और प्लस मान लीजिए कुछ पार्टिकल सॉल्यूट भी था, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल भी था, कण भी था, लेकिन कण पास नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सिर्फ क्या पास करेगा सॉल्वेंट। तो सेमीपेरियल मेम्ब्रेन का वर्क होता है कि अपने से सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सिर्फ विलायक को पास करता है, विले को या घुल्ल को या सॉलिड पार्टिकल को पास नहीं करता है, ये छोटा छोटा कण इधर ही रह जाएगा, इधर सिर्फ वाटर पास करेगा। तो क्या कह रहा है कि अर्ध परगम झिल्ली से प्राशन क्रिया में निकल पाते हैं, यानी सेमीपेरियल से क्या निकल पाते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल पाते हैं, कौन निकल पाते हैं सॉल्वेंट, या इसको आप विलायक बोल सकते, सिर्फ विलायक कणों ही क्या होते हैं बाहर जाते हैं। स्फीयर के माध्यम से वो समझ में आ गया, एसपीएम सेमीपेरियल मेम्ब्रेन का वर्किंग यही है कि सिर्फ उसे कौन पास करता है सॉल्वेंट पास करता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन हम किए हैं पीछे, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, बोर्ड में जनरली क्वेश्चन रिपीट आता है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फैक्टर 0.1 इज इतना, अच्छा दिया वैसे कुछ सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, थोड़ा इसको और हम बड़ा कर देते हैं।
ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ फैक्टर 0.1 m बेरियम नाइट्रेट होगा या NO हो जाएगा, NO2 हुआ, बेरियम कौन सा नाइट्राइट हो जाएगा, सॉल्यूशन ही इतना, यानी वैल्यू ऑफ फैक्टर एक बेरियम नाइट्रेट है, ध्यान दीजिएगा BaNO2 दिया हुआ है, नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्राइट होल ट्वाइस, इसका मोलरिटी का वैल्यू दिया है 0.1 m, ये मोलरिटी होता है, जब भी कैपिटल M लिखा रहा समझ जाना मोलरिटी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, कहेंगे सर वैल्यू ऑफ फैक्टर होता क्या है, वैल्यू ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल i से, और वैल्यू ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2.74 दिया हुआ है, यानी i का मान दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फैक्टर का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो नॉर्मल मोलर मास और एब्जॉर्ब मोलर मास का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फैक्टर। आपसे कोई पूछेगा कि सर वैल्यू ऑफ फैक्टर बराबर होता क्या है, ऐसे क्लास हम अच्छे से पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जान जाते हैं, कहेंगे सर वैल्यू ऑफ फैक्टर जो होता है उसको i से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, i से, और ये वैल्यू ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल मोलर मास और बटा में आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब मोलर मास, इन दोनों का रेशियो होता है, रेशियो को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फैक्टर बोलते हैं, या इसको नॉर्मल को आप एक्चुअल भी लिख सकते हैं, एक्चुअल मोलर मास बटा में कौन सा एब्जॉर्ब मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास लिख सकते हैं, ये वैल्यू ऑफ फैक्टर होता है। अगर किसी कोई एक सॉल्यूशन है उसका वैल्यू ऑफ फैक्टर का मान कितना है 2.74 दिया हुआ है, अब इस नाइट्रेट को अगर आप डिकम्पोज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप डिकम्पोज कीजिएगा तो आप रेडिकल पढ़े हैं कि Ba पर 2 प्लस होता है, NO2 पर कितना होता है 1 माइनस, 2 NO2 है, होल ट्वाइस है, 2 NO2 है तो 2 माइनस होगा, एक बेरियम और 2 नाइट्रेट, आपसे पूछेगा टोटल कितना पार्टिकल में आयोनाइज हो गया, तो कहेंगे सर एक बेरियम है 2 नाइट्रेट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आयोनाइज कितना हो गया 3 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, होल का फैक्टर 0.8 इतना, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, मतलब इसका डिसोसिएट होने का डिग्री क्या है, तो अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा डिसोसिएशन से डिनोट करते हैं, ये होता है i-1 बटा में कौन सा n-1, i का मान कितना होता है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है जो डिसोसिएट होने के बाद आता है उसको यहाँ पर रखना है और i का मान रख देंगे, तो i का मान कितना है 2.74 और माइनस कितना हो जाएगा 1, n-1 है तो 3-1 तो नीचे 2 हो जाएगा, परसेंटेज कर रहा था 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको निकाल के देखिएगा सर, तो कहेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 100, 2 से 2 ये कट जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 7, यानी 87%, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगले बार में क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसे चेंज कर सकता है, तो कहेंगे सर कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ ये पार्टिकल को चेंज करेगा, आपको चेंज करने आना चाहिए, आपको आयोनाइज करने आना चाहिए, आपका रेडिकल ठीक होना चाहिए, ये कंपाउंड किस में डिसोसिएट होगा, वहां से जितना आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होगा उसको डिसोसिएट कर लेंगे, और डिसोसिएट के बाद क्या हो जाएगा, आप आराम से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ फैक्टर दिया रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आया तो आप इसी तरह से देख लीजिएगा, एक मिनट, ऐसे ही फार्मूला याद करना बहुत जरूरी, ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित जलीय घोल में से किसका कथनांक अधिकतम होता है, कथनांक पूछ रहा है, जो वॉल्यूम पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ध्यान से देखिएगा, निम्न जलीय घोल में किसका कथनांक अधिकतम होता है 0.1 m NOH। अब इसको भी ध्यान दीजिए, which the following aqueous solution should have the highest boiling point, ये है 1, सबका कंसंट्रेशन बराबर है 1.0 m NOH है, हाँ सर बिल्कुल NOH, यहाँ पर NOH, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा में कह रहा है 1.0 m, m का मतलब मोलरिटी होता है, ये कौन सा Na2 और SO4 है, और उसके बाद कौन है 1.0 m NH4 NO3 है, उसके बाद 1.0 m क्या है KNO3 है। कहेंगे सर किसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होगा, तो अब ध्यान से देखिए, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन क्या होगा ज्यादा होगा, तो कौन कौन है NaOH है, Na2SO4 है, NH4 है, KNO3 है। तो अगर Na2SO4 को अगर डिकम्पोज करते हैं तो कितना पार्टिकल को कन्वर्ट करता है, यहाँ 2 Na आ जाएगा, Na प्लस और कौन सा Na प्लस, और साथ में एक सल्फेट आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 2 सोडियम होगा 1 सल्फेट होगा, तो कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 3 हो गया। अगर NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि Na प्लस होता है और क्या होता है
OH माइनस होता है, तो कहेंगे सर Na प्लस और OH माइनस में कितना पार्टिकल हो जाएगा, तो कहेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद अमोनियम नाइट्राइट है, इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये अमोनियम में डिकम्पोज होगा NH4 प्लस और NO3 माइनस, तो कहेंगे सर यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो K प्लस होगा और NO3 माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाएगा। अब बताइए किस में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, आपको सिर्फ डिसोसिएट करने आना चाहिए, और ये बेसिक है जो रेडिकल आपको पता होना चाहिए, जो कि रेडिकल कौन किस में डिसोसिएट होता है और किस पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसी में ज्यादा है, N=3, तो आपको Na2 और SO4 ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किस में कौन टूटता है, ये सबका कंसंट्रेशन यहाँ बराबर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, चलिए पूरे ठीक से पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 0.081 atm एट 300 केल्विन, इस कंसंट्रेशन वुड बी, पूछ रहा है कंसंट्रेशन निकालने के लिए न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। पहले किसका दिया है, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना, ए सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का मान दिया हुआ है, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन इतना वनडे दाब है, इस घोल का सांद्रण कंसंट्रेशन निकालना, कंसंट्रेशन पाई होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। ये पाई जो होता है ना सर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है, कहेंगे सर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि सर दिया क्या है, क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या है, ये पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है और C कॉन्सेंट्रेशन है, C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसका मान आपको निकालने के लिए कह रहा है, C कॉन्सेंट्रेशन है। R क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, रेडबर्ग या कौन सा, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और T क्या है सर, तो T टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, दिया क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, खाली याद रहना चाहिए फॉर्मूला। हमको निकालना कॉन्सेंट्रेशन, C का मान निकालना है, C कितना हो जाएगा, C बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, पाई अपॉन RT इक्वल टू C, इसी कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हमको निकालना है, और सारा वैल्यू दिया हुआ है, सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं, चलिए C कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, कहेंगे पाई ओपन RT है सर, पाई का मान कितना दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान 0.0821 दिया हुआ है, अपॉन R का मान गैस कांस्टेंट है, इतना ही होता है 0.0882 ले सकते हैं, और T टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन पर दिया हुआ टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसको आप इससे तो ये कट ही जाएगा, और 3 आ जाएगा तो लगभग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 यानी ये आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि सर ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया है, चारों फार्मूला भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। ऐसे भी आपके पास फार्मूला चार्ट है, उसमें देख के आप क्लियर कर सकते हैं। जब फार्मूला याद रहेगा तो इसी तरह से फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा, कौन क्या है ये मालूम होना चाहिए। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रासरण दाब है, C कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रण है, T टेम्परेचर है यानी ताप है, T टेम्परेचर यानी क्या है, कहेंगे सर ये ताप है, और गैस कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है कितना, 0.082, ये फिक्स होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी ऑलमोस्ट कट जगह डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पर फॉर्मूला याद रहेगा तो सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़िए आप खुद से बता सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए बताइए क्या है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा है कि किसका हिमांक अवनमन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वही बात है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, माइंड में रिमाइंड कीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होता है, पहला कौन होता है, तो कहेंगे पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, दूसरा कौन होता है सर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तीसरा कौन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये चारों को चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स किस पर करता है, निर्भर किस पर करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड्स करता है। किसका ज्यादा होगा, जिसमें पार्टिकल का डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर किसमें पार्टिकल का डिसोसिएशन क्या है, ज्यादा है, कहेंगे पहला K2SO4 है,
पोटेशियम सल्फेट है सर, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। इसको डिकम्पोज करेंगे तो पोटेशियम पर एक प्लस होगा, क्या वो पोटेशियम है, कहेंगे 2 पोटेशियम है, 2 प्लस होगा, और सल्फेट है तो SO4 2 माइनस होगा। अब बताइए कितना नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, बताइए कितना पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया। तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 पोटेशियम है 1 सल्फेट है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब बात करेंगे NaCl का, NaCl को अगर आप डिसोसिएट कीजिएगा तो कहेंगे सर NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, 2 हो गया। अगर बात करेंगे यूरिया का तो सर कहेंगे यूरिया डिकम्पोज नहीं होगा, यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब कोवेलेंट है तो ये आयोनाइज नहीं होगा, ये सिंगल कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, n बराबर 1 हो जाएगा। ग्लूकोज यही बात है, पीछे बताए थे ग्लूकोज भी डिकम्पोज नहीं होगा, इसका फॉर्मूला होता है कितना, C6H12O6, ये भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो कहेंगे सर n बराबर कितना होगा, 1 होगा। और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू पूछेगा तो आपको डिसोसिएट करने आना चाहिए, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन आएगा, डिसोसिएट करने के बाद आएगा, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहेंगे सर K2SO4 में सबसे ज्यादा है 3, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, बिलियन में क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। कह रहा है कि ये एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, क्या एग्जांपल होगा, ध्यान से देखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज पूछ रहा है, डेंसिटी, मास, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट सब जानता है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट अभी पढ़ा है सर, पीछे से पढ़ते आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट करता है सर। कहेंगे सर 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ही है, पहला होता है कौन सा, फिर से बता दें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा कौन सा होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे साथ बोलते चलिए, पहला कौन सा था, फिर से बोलिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा कौन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कौन था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन रिपीट करता है, जितना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव भी आपके माइंड में उतना ही आता है। किसका कथनांक सबसे उच्च होगा, 1%, फिर वही बात है, किसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल क्या होगा, ज्यादा होगा। 1% ग्लूकोज इन वाटर, 1% सुक्रोज इन वाटर, 1% NaCl इन वाटर, 1% इन यूरिया इन वाटर। देखिए कौन डिकम्पोज हो सकता है, कहेंगे सर हम जानते हैं, पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अच्छे से, तो कहेंगे सर इसमें अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज डिकम्पोज होता नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड C6H12O6, ये सिंगल कंपाउंड है, इसको डिसोसिएट नहीं करेंगे। सुक्रोज भी यही है, ये भी डिकम्पोज नहीं होगा। NaCl, बस एक ही ऐसा थर्ड ऑप्शन है कि NaCl को आप डिकम्पोज कर सकते हैं, और NaCl डिकम्पोज होगा Na प्लस और Cl माइनस में, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा, n बराबर कितना, 2 होगा, और इसी पर डिपेंड्स करेगा NaCl क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयनिक कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि जितने सॉल्यूशन में आज तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो है, कल आपको नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, पहले इसको देख लीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, फर्स्ट क्लास में इससे पहले जो वीडियो डाले हैं, आप फर्स्ट वीडियो को भी देख लीजिए, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के अच्छे से ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है। उसमें आपने हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से आपको हमने बता कर रखा है कि सर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है। आइसोटोनिक समप्रासरणी विलयन बोलते हैं, कहेंगे सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल वे में पिछले भी समझाते, अभी भी समझा दे रहे हैं। कहेंगे सर मान लीजिए 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा है, सेकेंड है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर कौन सा, सेकेंड। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का मान लीजिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, π2 है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर हो जाए, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, 2 विलियन है, 2 सॉल्यूशन है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे सर कि ये दोनों सॉल्यूशन जो होगा आइसोटोनिक होगा। दोनों सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कहेंगे ये दोनों सॉल्यूशन सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, तो कहें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, आइसोटोनिक π1 बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT होता है ना, CRT, और इसका हो जाएगा C2RT। क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पीछे बताए हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला देता है CRT के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो π1 रहेगा तो C1 हो जाएगा, π2 रहेगा तो C2 हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 बराबर किसका होगा,
C2 क्या हो जाएगा, यानी कहेंगे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कहेंगे C क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन है, C क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा, अगर ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, बराबर होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होता है। अगर ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इट मीन C1 बराबर C2 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोलर सांद्रण क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अधिकांश क्वेश्चन रिपीट आता है। क्या कारण न्यूक्लियर किसका जलीय विलयन कितना उच्च है, बस पढ़े तुरंत पढ़े हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तुरंत पढ़े हैं कि सर NaCl डिकम्पोज हो सकता है Na प्लस और Cl माइनस में, इसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होगा Na प्लस और Cl माइनस का। बाकी ग्लूकोज हो गया, वाटर सॉरी यूरिया हो गया, ये सुक्रोज हो गया, ये सब सिंगल मोल कंपाउंड है, डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है। जिसमें आयनिक कैरेक्टर आता है आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल में ज्यादा डिसोसिएट होगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रिपीट पूछता है, आप एक साल का आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपको जनरली 80% ऑब्जेक्टिव आपको प्रीवियस ईयर से ही आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन कौन सा आंसर गुणधर्म नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी क्वेश्चन पीछे डिस्कस किए हैं। सर कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कहेंगे सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 को हम लोग पढ़वे किए हुए हैं। एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल होता है सर। ऑस्मेटिक प्रेशर ये भी होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये भी होता है, वेपर प्रेशर नहीं। तो कौन नहीं है, ये वाला हो जाएगा, नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बट ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है जो अभी तक रिपीट पूछा गया, इसमें 30 था और ये ऑब्जेक्टिव आपका लास्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। An aqueous solution which of the following compounds shows abnormal molar mass, कौन abnormal molar mass शो करता है ये बताने के लिए कह रहा है। इसमें कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, हिंदी में देख लें। किस यौगिक के जलीय घोल प्राथमिकता असमान होगा, यूरिया है, कॉमन साल्ट है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। ये तो बेचारा क्या है, डिकम्पोज नहीं होगा, ग्लूकोज भी डिकम्पोज नहीं होगा, सुक्रोज भी डिकम्पोज नहीं होगा। पीछे ही बताएं कि सर ये तीनों कंपाउंड कौन कौन तीनों सर, यूरिया, कौन सा, यूरिया। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। यूरिया जो हम लोग खेत में यूज करते हैं वही यूरिया है। NH2 होता है, CO और कौन सा NH2। कहेंगे सर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर नहीं है, डिसोसिएट नहीं होगा, ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं होगा, सुक्रोज भी नहीं होगा, एक ही में कॉमन साल्ट डिसोसिएट हो सकता है। तो यही एब्नॉर्मल मोलर मास शो कर सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का। कल से हम इसका सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, एक क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कहा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव इक्वल, बस यही बात है। आइसोटोनिक सोल्यूशन कह दिया, समझ में आ गया कि सर आइसोटोनिक बताए थे पहले। फर्स्ट वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक अच्छे से सोल्यूशन को बताया गया है। उसको आप ठीक से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर कोई होता है ना सर, तो कहेंगे सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होता है, इट मींस π1 बराबर किसको हो जाएगा, π2 को हो जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होता है तो इसका ऑस्मेटिक प्रेशर C1 RT होता है, और ये भी कौन सा हो जाएगा, C2 RT हो जाएगा। तो RT से RT कैंसिल, C1 बराबर कौन सा, C2। पीछे ही बताएं कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा, और ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगा। तो क्या पूछ रहा है, हैव इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, जो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब चलिए अब ये यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा जरूरत होता है कि लाइक और सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ठीक है ना, और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्यूशन का है, ऑब्जेक्टिव अभी तक जितना पूछा उतना डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को डिस्कस करते करते एग्जाम को पहले हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने व्हाट्सअप फेसबुक पर लगा लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा जहां इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रहा है। ठीक है ना, इससे हमको भी बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आगे फिर वीडियो बन के आएगा। ठीक है, तब तक इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।